हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। डी कार्बोक्सिलेशन आप टर्म से समझ सकते हो, यहाँ पे रिमूवल होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम अमीनो एसिड। सिंपली इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसएमिनेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसएमिनेशन जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था अमीनो ग्रुप का, और डीएमिनेशन जहाँ पे रिमूवल हो रहा था अमीनो ग्रुप का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिमूवल होगा। तो सिंपली डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड विद फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा अमाइंस का और रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमने अमीनो एसिड यहाँ पे लिया है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, और ये क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फॉर्मेशन हो जाएगा अमाइन का। ठीक है, यूजुअली अमाइंस हैव हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करता है अमाइन, जैसे कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, या ये रिएक्शन जो एंजाइम प्रोसीड कराता है, हम उसे बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, उन एंजाइम्स को बोला जाता है डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे कोएंजाइम का भी इस्तेमाल होता है। कोएंजाइम जो हमने डीएमिनेशन में पढ़ा था, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यानी कि PLP। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। यहाँ पे रिमूवल होगा सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्मेशन हो जाता है अमाइन का। ठीक है, अमीनो एसिड में रिमूवल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्मेशन हो जाएगा अमाइन का। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। अल्फा डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन होगा, उस पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये हो गया अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये इन द फॉर्म ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिमूवल हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। कौन से कार्बन में से, अल्फा, तो हम इसे बोलते हैं अल्फा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और फर्दर फॉर्मेशन हो जाता है कंपाउंड का। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है ओमेगा डी कार्बोक्सिलेशन। ओमेगा डी कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे ये हो गया अल्फा कार्बन जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और ये हो गया ओमेगा कार्बन। ठीक है, जो कि अल्फा कार्बन से अटैच है। ओमेगा कार्बन के पास में जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, तो हम इसे बोलते हैं ओमेगा डी कार्बोक्सिलेशन, और फर्दर जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से होता है ओमेगा डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आता है डी कार्बोक्सिलेशन विद ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन के साथ में डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे CO2 भी रिमूव हो रही है। ठीक है, और ट्रांसएमिनेशन भी हो रहा है, यानी कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अमीनो एसिड है और कीटो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्दर क्या हुआ था, हमने देखा था ट्रांसएमिनेशन में ये जो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है, इस कार्बन के ऊपर जा कर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा अमीनो एसिड का, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला ग्रुप जो देख रहे हो, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से जो है रिमूवल हो जाएगा CO2 का। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और फर्दर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन विद ट्रांसएमिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इससे इस्तेमाल है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। ये एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं।
यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ग्लूटामेट से फॉर्मेशन हुआ है गाबा का, यानी कि गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो जो ग्लूटामेट होता है उसमें क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन जो है यहाँ पे जो अटैच ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे रिमूवल होगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो रही है, यानी कि अल्फा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है गाबा का, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड का। ये जो है एक तरीके का एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ सर्टेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारी जो नर्व्स होती है उसके ओवर एक्साइटमेंट को ये कम करने का काम करता है। ठीक है, अगर गाबा का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो गया तब क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो सकती है। ठीक है, और एपिलेप्सी इसकी वजह से हो सकती है, या हमें बहुत ज़्यादा नर्व सिग्नल्स मिल सकते हैं। वहीं पे अगर ये गाबा का लेवल बहुत कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, स्लीपीनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा नींद जैसा आता है, आलस जैसा आता है, इनएक्टिविटी फील होती है। तो ये एक इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ये एक न्यूरो इनहिबिटर का काम करेगा, गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की इनहिबिट करेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। उसी तरीके से हिस्टाडीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा हिस्टामाइन के अंदर। ठीक है, हिस्टामाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी दिखाता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे आपको कोई रिएक्शन हो जाती है, स्किन जो है रेड हो जाती है, इचिंग फील होती है, तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, हम सिट्रीजिन वगैरह लेती है जो कि एंटी हिस्टामिन होती है, उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देती है। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा पेन ना हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे सेम हिस्टाडीन से फॉर्मेशन हो रहा है हिस्टामिन का, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो रही है। ठीक है, और फॉर्मेशन हो रहा है हिस्टामिन का। तो ये कुछ इसकी सिग्निफिकेंस होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अ लॉट ऑफ हिस्टामिन इज फॉर्म्ड इन इन्फ्लेमेटरी प्लेसेस। इन्फ्लेमेटरी प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टामिन का प्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट इज़ वेसोडायलेटर एक्शन, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, मीडिएटर ऑफ पेन, पेन भी हमें फील होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी डेवलपमेंट। ठीक है, स्टिमुलेट एचसीएल सिक्रेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर भी एचसीएल का सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पे कहीं पे एलर्जी जैसा फील होता है, तो आपने देखा होगा स्टमक के अंदर जो है जलन जैसा फील होता है, एसिडिटी जैसा फील होता है, तो क्योंकि वहाँ पे हाइपर सिक्रेशन हो जाता है एचसीएल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रिप्टोफैन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन के अंदर, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। वेसोकॉन्ट्रैक्टर होता है, टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ एट्रियल प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, रेस्पिरेशन, किडनी फिल्ट्रेशन, मेडिएटर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये इसके फंक्शन होते हैं। थर्ड आता है ट्रायोसिन, जो है कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन के अंदर, डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नोर इपिनेफ्रिन, मीडिएटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो डोपामिन का क्या इस्तेमाल होता है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ इंडिविजुअल में ऐसा होता है कि वो इनवॉलंटरी उनकी बॉडी जो है वाइब्रेट करती रहती है, कंपी सी रहती है उनमें, एज बिकॉज उसमें डोपामिन की कमी होती है। तो उनकी वजह से ये होता है कि इनवॉलंटरी उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता रहता है, उनके कंट्रोल से बाहर होता है वो, क्योंकि वहाँ पे डोपामिन उनमें कम होता है, तो इसकी वजह से होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है डीकार्बोक्सिलेशन जब अमीनो एसिड का होता है तो एक्टिव कंपाउंड बनता है, और एक्टिव कंपाउंड का हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है डीकार्बोक्सिलेशन बॉडी के अंदर हो रहा है अमीनो एसिड का, यानी कि रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।